इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल धासु स्टडी को, क्योंकि यहाँ पे मिलता है स्टडी रिलेटेड मटेरियल, वो भी धासु स्टाइल में। सो फाइनली गाइज, आज हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मेन कैरेक्टर्स बता देना चाहता हूं, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी हो। तो सबसे पहला कैरेक्टर है जो वो है एनालिस मैरी फ्रैंक। ये एन फ्रैंक का पूरा नाम होता है। और सेकंड नंबर में है ऑटो फ्रैंक, जो कि एन के फादर होते हैं। थर्ड नंबर में मार्गोट फ्रैंक, जो कि एन फ्रैंक की सिस्टर होती हैं। और फोर्थ नंबर में है एडिथ फ्रैंक, जो कि एन फ्रैंक की मदर होती हैं। और फिफ्थ नंबर पे है मिसेस किपर्स, जो कि एन फ्रैंक की मिस्ट्रेस होती हैं। और जो लास्ट कैरेक्टर है हमारा, वो है मिस्टर केजी, जो कि मैथ्स टीचर होते हैं एन फ्रैंक के। तो आपने हिटलर का तो नाम सुना ही होगा। तो जो हिटलर था, उसका रूलिंग पीरियड था जर्मनी के ऊपर, वो था 1933 से लेकर 1945 तक। और जो नाजी पार्टी जो था, हिटलर उसका हेड हुआ करता था, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो हिटलर ने जर्मनी को रिप्रेजेंट किया था। हिटलर ने जर्मनी को पूरा सपोर्ट किया था। आज का जो हमारा स्टोरी है, ये एक रियल स्टोरी है, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है एन फ्रैंक का, जो कि वो खुद अपने हाथों से लिखी है। और इन्होंने अपनी साथ में जो कुछ भी हुआ था इनके साथ में, उसको एक्सप्लेन किया है। और ये अपने लाइफ के सिर्फ 15 ईयर्स ही बिताए, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो एन के 13th बर्थडे पे उसे एक डायरी मिली थी। और जब वो 13 ईयर की थी, मतलब 13th बर्थडे पे जब उसको डायरी मिला था, तो उस डायरी में वो 2 साल तक अपने ऑटोबायोग्राफी को उसने लिखी थी, ठीक है ना, क्योंकि वो 15 ईयर के होने तक वो मर चुकी थी। अब जो हमारा मेन स्टोरी का पार्ट है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो एन थी, उसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। और मार्च 1945 में एन्ने का डेथ हो गया था। एन्ने एक जीविश लड़की थी। एन्ने अपने फैमिली एंड 4 फ्रेंड के साथ एम्स्टर्डम में रहा करती थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है, जो जर्मन्स थे वो नीदरलैंड को ऑक्युपाई कर रहे थे। एन्ने की पूरी फैमिली एम्स्टर्डम में मतलब मूव कर चुके थे, जब हिटलर के सोल्जर ने जर्मनी के ऊपर कब्जा कर लिया था। लेकिन छुपने के बावजूद भी एन्ने और एन्ने के फैमिली को पकड़ लिया गया था। हिटलर ने जर्मनी के बाद नीदरलैंड पर भी अपना कब्जा जमाया था। जब ज्यूज लोगों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगा, तब एन्ने और एन्ने की पूरी फैमिली, जहां पे एन्ने के फादर ऑटो फ्रैंक काम किया करते थे, वहां पे जाकर इन लोगों ने छुप गए। अब लगभग उस बिल्डिंग में छुपे हुए इनको 2 साल तक हो चुका था। बट इनके ग्रुप में से किसी ने इनके साथ बिट्रे किया, मतलब धोखा किया। और उसके बाद ये पकड़ा गए। पकड़ाने के बाद इनको एक कंसंट्रेशन कैंप में लाकर रख दिया गया था, जहां एन्ने की डेथ हो जाती है कंसंट्रेशन कैंप में। वार खत्म होते ही एन्नी के फादर मींस ऑटो फ्रैंक फिर से वापस रिटर्न आ गए थे एम्स्टर्डम में। और वो भी सिर्फ अकेले ही बचे थे अपने ट्रूप में से। और वो एम्स्टर्डम इसलिए वापस आए थे क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी एन्ने ने एक डायरी लिखा था। उस डायरी को खोजने के लिए वो मतलब फिर से वापस एम्स्टर्डम में चले गए थे। जब उनको डायरी मिली, तो वो मतलब ये सोचने लगे कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, क्यों ना इसको इंग्लिश में हम मतलब ट्रांसलेट करा करके इसको पब्लिश करा दें, और डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। जब एन्ने की 13th बर्थडे पे वो डायरी मिला था, तब से जब तक वो 15 ईयर की नहीं हो जाती थी, तब तक वो मतलब 2 साल में, पूरे 2 साल में जितने इवेंट्स हुए थे उसके साथ में उसने उसमें पूरा मतलब मेंशन करा था, फ्रॉम 12 जून 1942 से। और लास्ट रिकॉर्ड उस डायरी में 1 अगस्त 1944 की थी। इस बुक को बहुत सारे भाषाओं में कन्वर्ट करके, मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस में इसको कन्वर्ट करके और इसको सेल किया गया था। लेकिन इसका जो ओरिजिनल लैंग्वेज था वो डच लैंग्वेज था। और ये उस टाइम का एक रिकॉर्ड खड़ा करने वाला बुक था, क्योंकि उस टाइम में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला ये बुक था, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। इस डायरी के बेसिस पे मतलब जो एन फ्रैंक का लाइफ स्टाइल था, मतलब जो कुछ भी था, उसके बेसिस पे कितने फिल्म्स और सीरियल्स भी बनाए गए हैं।
इस डायरी में जितना भी इवेंट हुआ था, मतलब हिटलर के जो मतलब पार्टी थी, मतलब नाजिम पार्टी, वो जितने भी इवेंट मतलब इसके साथ में हुआ था, जितना भी प्रॉब्लम इसको फेस करना पड़ा था, जो कुछ भी था उसने इस डायरी में मेंशन करी थी। और ये जितने सारे इवेंट लिखे हुए थे इस डायरी में नाजिम के बारे में, वो एक मैच्योर एंड इंसाइटमेंट फुल माइंड से लिखा गया था। एनी फ्रैंक सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली एक विक्टिम थी। जब एन डायरी लिखना स्टार्ट करती है तो उसके माइंड में ये बातें चल रही होती है कि वो डायरी लिखना उसके लिए एक स्ट्रेंज काम था, क्योंकि उसके पहले उसने कभी डायरी नहीं लिखा हुआ था। अब वो ये बताती है कि वो मतलब ऐसा बोलती है कि मतलब हमारे जो दिल के अंदर की जितनी भी बातें हैं मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकती, उसको मैं अपने डायरी से शेयर करूंगी। क्योंकि मतलब जो पेशेंस होता है पीपल से ज्यादा पेपर में पेशेंस होता है। क्योंकि पेशेंस इसलिए होता है कि पीपल जो होते हैं मतलब आदमी जो होते हैं इधर उधर जाकर कह देते हैं या फिर मतलब कुछ भी कर देते हैं ना, लेकिन पेशेंस ये जो पेपर है पेशेंस रखता है, ये किसी से नहीं बताता है, ये अपने आप में पेशेंसफुल है। और ये सारी बातें हमारे दिमाग में इसलिए आ रही थी क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थी, ऐसा एन्ने बता रही होती है। ये कहती है कि जो मैं ये डायरी लिख रही हूँ इसे कौन पढ़ेगा, ये इतना हार्ड है तो इसे कोई पढ़ने वाला है नहीं। और फिर एन्ने कहती है अगर मेरा कोई सच्चा दोस्त है, अगर मेरा कोई सच्चा दोस्त बन जाता है तो मैं उसको ये डायरी दूंगी तभी वो पढ़ेगा, ऐसे मतलब कोई पढ़ने वाला है नहीं। अब एन्ने फिर से कहती है आखिर मैं डायरी लिखना क्यों चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई मेरा फ्रेंड नहीं है। अब एन्नी कहती है मैं अकेली हूँ। फिर कुछ देर बाद सोचिए नहीं मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ, मेरा फैमिली मेरे साथ है और 13 मेंबर्स मेरे फैमिली में है, तो मैं अकेले कैसे हूँ, मैं तो अकेले नहीं हूँ और सबके सब मेरे फ्रेंड हैं। ऐसा फिर से वो सोचना स्टार्ट कर देती है। बट प्रॉब्लम ये था कि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। ये जो 13 मेंबर थे वो उसके फ्रेंड थे, लेकिन इनसे कुछ दुनिया की बातें ही शेयर कर पाएगी, लेकिन उसकी जो अंदर की फीलिंग्स है उसको मतलब ये अपने बेस्ट फ्रेंड से ही शेयर करेगी। लेकिन इसका बेस्ट फ्रेंड इसके साथ कोई नहीं है अभी जिसके साथ वो अपनी बातों को शेयर कर सके, तो इसलिए ये सोचती है हाँ मैं डायरी स्टार्ट इसलिए करी हूँ। अब से उस डायरी को वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानेगी और ऐसा वो कह रही है कि अपने डायरी का नाम उसने किटी रखा है। अब वो कहती है कि मेरे फादर दुनिया के सबसे अच्छे फादर हैं, क्योंकि जब तक वो 36 मतलब उसके फादर 36 और उसकी मॉम 25 की नहीं हो गई थी तब तक उन्होंने शादी नहीं करी थी। और उसकी जो एल्डर सिस्टर थी मार्गोट, उसका जन्म 1926 को फ्रैंकफर्ट के जर्मनी में हुआ था और मेरा जन्म 1929 को हुआ था और मैं 4 सालों तक लगातार फ्रैंकफर्ट में रही। और 1933 में मेरे फादर हॉलैंड चले गए थे, मॉम भी उनके साथ वहीं चली गई थी सितंबर में, जबकि मैं और मेरी एल्डर सिस्टर अपने ग्रैंड मदर के साथ रह रहे थे। फिर उसकी बहन मार्गोट दिसंबर में वो हॉलैंड चली गई और ये अन्य जो थी वो फरवरी में फिर से हॉलैंड चली गई। तो वहां पे जाकर इन्होंने 6th क्लास में एडमिशन लिया अपने एक स्कूल में। तो जो 6th क्लास में जब इन्होंने एडमिशन लिया तो वहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस थी उसका नाम मिसेस किप्रस था। और जब साल का अंत हुआ तो हम मतलब एन्ने और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी वो काफी ज्यादा दोनों मतलब रो रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों अब एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। अब एनी बताती है 1941 में समर का जो मंथ है वो चल रहा होता है, तब उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसका तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गया था और एन्ने की ग्रैंड मदर को मतलब एक ऑपरेशन करना पड़ा था और जिसके वजह से एन्ने का बर्थडे भी काफी मतलब धूमधाम से नहीं मनाया गया था। तो फाइनली उसकी ग्रैंड मदर का डेथ हो गया 1942 के जनवरी में। और अब एन्ने बताती है कि वो कोई नहीं जानता था कि एन्ने अपनी ग्रैंड मदर को कितना लव करती थी। 1942 में जब एन्ने का बर्थडे आया था वो काफी सिंपल वे में सेलिब्रेट किया गया था। उसके ग्रैंड मदर के कैंडल के जलने के साथ साथ उसका भी बर्थडे वहाँ पे एकदम सिंपल वे में मनाया गया था। अब हम लोग सिर्फ 4 ही बचे हैं जो काफी अच्छे हैं और साथ में हैं। और 20 जून 1942 से मैंने अपना सारा डेडिकेशन इस डायरी के नाम कर दिया था, ऐसा एने बता रही है, डियर्स किटी के नाम से। अब वो अपने डायरी में लिखती है डियरेस्ट किटी, मेरी पूरी क्लास नर्वस है और इसका कारण फोर्थ कमिंग मीटिंग है जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन अपर क्लास में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। एन्ने बताती है कि एन्ने और उसकी फ्रेंड जीएन काफी हंस रही होती हैं क्योंकि उनके पीछे जो 2 बच्चे बैठा करते थे उन्होंने अपनी छुट्टियों की सारी सेविंग को बेट में लगा दिया था।
यही सब चल रहा था उस टाइम पे। एक दूसरे को वो मतलब इरिटेट कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। वो बोलता था तुम पास हो जाओगे, वो बोलता था नहीं मैं नहीं, तुम पास हो जाओगे। ऐसे करके वो मतलब अपना टाइम पास कर रहे होते हैं उस टाइम। अब एन कहती है मुझे मतलब अंदाजा है, मुझे गेस है कि 1/4 जो बच्चे हैं हमारे क्लास के वो पास हो जाएंगे। अब बाकी सब तो टीचर के हाथ में है, क्योंकि वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और उनको समझना काफी मुश्किल होता है। वो कब क्या कर देंगे कोई गारंटी नहीं होता है। उसे पूरा भरोसा था कि वो और उसकी जितने भी फ्रेंड्स थी वो सारे पास हो जाएंगे, लेकिन इसको एक ही सब्जेक्ट में डर था, वो था मैथ्स में। अब एन बताती है कि हमारे स्कूल में पूरे 9 टीचर हैं, मतलब टोटल 9 टीचर हैं, उनसे अच्छा व्यवहार है, लेकिन ये जो मैथ के जो टीचर हैं हमारे मिस्टर केजिंग, इनसे थोड़ा सा रूडली है। वो इसलिए क्योंकि मैं क्लास में काफी ज्यादा बातें कर रही थी उस टाइम जब वो देख लिया करते थे, और उन्होंने खूब सारा वार्निंग भी दिया था मुझे। और जब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी तो वो खूब सारा मतलब एक्स्ट्रा में होमवर्क दे दिया करते थे। होमवर्क में ये देते थे कि चलो चैटर बॉक्स के बारे में कुछ लिखकर बताओ। वो चुपचाप से उस कॉपी को अपने बैग में रख के फिर से शांत बैठ जाती थी। जब वो शाम में अपने घर पे होमवर्क बनाने के लिए बैठी थी तब उसको ध्यान आया कि अरे चैटर बॉक्स के बारे में मिस्टर कीजिंग ने हमें कुछ दिया था। तब वो उसके बारे में बिना कुछ सोचे 3 पेज कुछ लिख देती है, और उसमें ये लिखती है कि बोलना मतलब स्टूडेंट का बोलना एक फीचर है और ये मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगी। और वो ऐसे लिखती है कि मैं सिर्फ कोशिश ही कर सकती हूँ कि क्लास में कम बातें करूं, लेकिन मैं हमेशा के लिए इसे बंद नहीं कर सकती हूँ। ये जो हैबिट है ये मेरे मॉम से मेरे अंदर आई है, तो इन क्वालिटीज को मतलब जो कुछ भी क्वालिटी है हमारे अंदर आई है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। अब एनी बताती है कि जब मिस्टर केजिंग इसके चैटर बॉक्स वाला जो टॉपिक था उसको जब पढ़ते हैं क्लास में तो काफी ज्यादा हंसने लगते हैं, और फिर उसी दिन दूसरे क्लास में जो एन थी फिर से हंसने लगती है। तब मिस्टर केजिंग उसको फिर से एक दूसरा टॉपिक दे देते हैं, इनक्रीजेबल चैटर बॉक्स। इनक्रीजेबल चैटर बॉक्स का मतलब जो कभी सुधर नहीं सकता। और फिर से ये सेकंड लेसन चल रहा होता है। अब थर्ड लेसन की बारी आती है। जैसे थर्ड लेसन स्टार्ट होता है तब फिर से एन फ्रैंक स्टार्ट कर देती है बातें करना। तब जो मिस्टर केजिंग थे उसको फिर से कहते हैं एन फ्रैंक तुमको एक पनिशमेंट के तौर पर ऐसे लिखना पड़ेगा, क्रॉप 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स के टॉपिक पर। इस वर्ड को सुनते ही सारे क्लास के बच्चे हंसने लगते हैं, और मैंने भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और मैं भी जोर से हंसने लगी, और मैं ये सोचने लगी ये तो मेरे वर्ड्स हैं। अब जो एन फ्रैंक की जो फ्रेंड थी वो इसे कहती है अरे कोई बात नहीं, हम तुम्हें पोएट टाइप में मतलब इस ऐसे को बता देंगे, तुम वैसे ही लिख लेना, मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगी। और मिस्टर केजिंग ये टॉपिक उसे इसलिए दिए थे क्योंकि एन का उस क्लास में मजाक बन सके, लेकिन एन जो थी अपने टीचर मतलब मिस्टर केजिंग का मजाक उड़ाना चाहती थी, और वो अपना पोएट लिख देती है जिसमें लास्टली ये लिखती है एक मदर डक, और जो एक फादर जो स्वयं था वो उनके जो बच्चे थे वो काफी ज्यादा बोलते थे, तो वो मतलब अपने बच्चे को मार देता है। इस जोक को मिस्टर केजिंग काफी सीरियसली ले लिए, और इस जोक को उन्होंने पूरे स्कूल में मतलब पूरे स्कूल में क्लास बाय क्लास जाकर उन्होंने पढ़ा और इसके बारे में बताया। उसके बाद से मिस्टर केजिंग एन फ्रैंक को कभी बोलने से मना नहीं करते थे और कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते थे। सो गाइस, दिस वाज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। होप सो बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट।